शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कवानीन चाहे वो सिविल हों चाहे क्रिमिनल उसमें अंदर दफात हों, वो अदालतों के ज़रिए ही उनके फैसले होते हैं और अदालतें ही उसमें समझती हैं कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर अदालत का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें एक इंटेलिजेंस कमेटी होगी जो फैसला करेगी, जिसके अंदर 2-3 पुलिस अफसर होंगे, इंटेलिजेंस के एक दो ऑफिसर होंगे और उसके साथ कमिश्नर होंगे, उन पर मुश्तमिल कमेटी है। वो फैसला करेगी कि क्या ये बंदा कोई इसका बिहेवियर ऐसा है जिससे मुआशरे को नुकसान पहुंच सकता है, और उस पर वो फैसला करेंगे, उस फैसले पे अमल दरामद होगा। अच्छा, या ये अदलिया के ऊपर एक अदम एतमाद के मुतरादिफ नहीं है? दूसरा ये है कि जब इतने कवानीन मौजूद थे, जितने इसके अंदर उन्होंने शिक्के शामिल किए, उन सब के हवाले से कवानीन और अदारे ऑलरेडी मौजूद थे, उसके बावजूद एक अलहदा कानून साजी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इस हुकूमत को? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, ये आपके हाइब्रिड निज़ाम के तवायफ में से एक और तोहफा है। इसको एज ए तोहफा कबूल किया जाए और इसके ऊपर ज्यादा फ्रस्ट्रेट इसलिए ना हुआ जाए क्योंकि कॉलोनियलिज्म का स्टाइल है ये। क्यों जनरल पब्लिक को कंट्रोल जब आप अपनी लीडरशिप से नहीं करते, आप अपनी अच्छी मुआशी पॉलिसियों से नहीं करते, आप अपनी अच्छी सोशल बिहेवियर के साथ नहीं करते, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के साथ नहीं करते, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कवानीन लाए जाते हैं। अब पहली बात जो इसमें सोचने की ये है कि क्या ये कानून असेंबली में पेश होने से पहले कितनी इसके ऊपर असेंबली में बहस हुई या कितनी डिस्कशन हुई या कितने टीवी चैनल्स पे बैठ के इसको डिस्कस किया गया और कब इस नतीजे पे पहुंचा गया कि ये कानून लाना बड़ा जरूरी है। और तमाम पिछले कवानीन को इकट्ठा करके अगर ये कानून लाना जरूरी है, और ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज हैं, चाहे वो जिसे अभी पीएस कहते हैं, डीएमजी की सर्विसेज हैं या जो दूसरी सर्विसेज हैं, उनको इतने इख्तियारात देने से पहले इसकी क्या जरूरत पेश आई? इसकी दो ही वजूहत हो सकती है। या तो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा जनरल पब्लिक में पाई जाती है जिसमें ये अज्यूम किया गया है कि कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स को वो पहली बात हो कि वो क्यों हैबिचुअल है, उनके हैबिचुअल ऑफेंडर होने के लिए क्या एक बिल पास करना चाहिए था या उसका कोई और भी हमारे पास हल था? उसमें अदालतों का क्या रोल है? और अदालतों का रोल कहां होता है? जब अदालतें आजाद होती हैं। मेरे 3 बड़े आप सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं, आप समझते हैं कि आज की तारीख में अदालतें आजाद हैं? आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के सिस्टम के अंदर इतनी आजादी राय भी हासिल है कि आप जो समझते हैं कि सही नहीं है उसको आप बरमिला के उसका इजहार करें? ऐसा नहीं है। देखिए, आपके इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे इस पे डिस्कस किया जाएगा, हो सकता है 2-4 और चैनल्स पे डिस्कस किया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप कहीं भी ये बिल डिस्कस होता आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसलिए डिस्कस नहीं होगा कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई ही नहीं है। ये वो मसाइल का निशानदेही करके उसके ऊपर एक कानून बना दिया गया है। और मैं नहीं समझता कि अगर ये पंजाब का कानून है तो मलक अहमद खान जैसे एक मोतबर पॉलिटिशियन, आज आप उनको भी बुला के बिठा लें जो स्पीकर हैं, और उनसे पूछें जो खुद वकील भी हैं कि क्या इस कानून की जरूरत थी, क्या वो समझते हैं कि ये कानून जरूरी है? अगर वो समझते हैं तो इसके ऊपर कितनी डिस्कशन हुई, एंड एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस उन्होंने कितना कन्विंस किया मेंबरान को कि इस कानून की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारी कौम के लिए ये कानून बिल्कुल बनना चाहिए था और ये बना है, और ऐसे अभी और कई कवानीन बन रहे हैं और इसके ऊपर आप देखेंगे किसी को कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी। हाँ, आज शाम को आप पेट्रोल 1-2 रुपए महंगा करने का सोचे तो इंशाल्लाह आपको हर पेट्रोल पंप पे बेतहाशा पब्लिक नजर आएगी, लाइनें लग जाएंगी। पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ये फलाने हैं, ये ढमकाने हैं, ये सोशल मीडिया पे इंतजार फैलाते हैं, ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलते हैं। कितने लोग होंगे वो? ये सिर्फ वो लोग होंगे जो कुछ शऊर रखते हैं, और शऊर रखने वालों की अगर आप तादाद देखी जाए तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर मेरे ऊपर भी ये इतराज शुरू आपके कमेंट्स में शुरू हो जाएगा कि हम बड़े बादशाहूर हैं, आपको क्या पता, आप तो एक रिटायर्ड फौजी हैं। सर, मैं भी अभी एक सिविलियन हूं पिछले 10-12 साल से, मैं भी ये देख रहा हूं शऊर की हालत। ये हर शहरी के ये मसाइल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। कवानीन के ऊपर कवानीन बनाते चले जाना है, लेकिन अवामी फलाह के लिए कोई हमें ऐसा काम पॉलिसी नजर नहीं आई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और वाकया है, मैं आपसे ही आगाज करूंगा उसका, और वो है दहशतगर्दी का वाकया जो कराची के अंदर पेश आया।
कराची में खासी देर से हालात बड़े पुरअमन थे। वहाँ पे यह तवक्को की जा रही थी कि अब दहशतगर्दी पे काबू पा लिया गया है, कराची की मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं और वहाँ पे जो मुख्तलिफ जराइम पेशा जो ग्रोथ है उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके अंदर 3 वहाँ पे अहलकार शहीद हुए, जबकि दहशतगर्दों में 3 मारे गए और 1 गिरफ्तार भी हुआ। ये वाक़या क्यों कर पेश आया? ये दहशतगर्द दोबारा किस तरह सरगर्म हुए और उनके अब मकासद क्या हैं? ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये आगाज़ करता हूँ इसका कि ये अब इस किस्म का जो वाक़या है, ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा तशवीश की लहर फैली है। ये दहशतगर्दी का दोबारा इस तरह कराची के अंदर पेश आना, ये तो कराची एक शहर आ गया जिसको पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन कहा जाता है, तो इससे तो बड़ा शदीद नुकसान हो सकता है। जी देखिए, इस पे 2 राय हैं। एक राय का तो मैं इसलिए इजहार नहीं करना चाहता कि बहरहाल मैं भी किसी कानून कायदे के अंडर आता हूं, लेकिन दूसरी थोड़ी पॉपुलर जो राय है वो ये है कि जब आप वर्ल्ड स्टेज पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो ये आपके बहुत सारे दुश्मन ममालिक को शायद पसंद ना आए। और हकीकत ये है कि हमारे दुश्मन ममालिक में सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा हिंदुस्तान है। उसको मैं बरबला इसलिए कहता हूं क्योंकि वो कई जगहों पे पकड़े जा चुके हैं, और जब पकड़े गए और इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं तो अंदर के मामला चूंकि कुछ ऐसे होते हैं कि वो एस्टेब्लिश हो जाता है, और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको वो प्रॉक्सीज के तौर पे यूज करते हैं, और वो बिल्कुल करते हैं क्योंकि दुश्मन है। तो शायद हम उनको हमारा इस तरह एक रेलेवेंट होना इस वक्त दुनिया के अंदर, जबकि एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे हो रही हैं और हुई हैं पिछले चंद महीनों में, तो उसमें पाकिस्तान का रोल एक उभर के आया। तो उस अनफॉर्चुनेटली कराची हमारा सॉफ्ट वैली भी है, ये हमारा सबसे नाजुक और कमजोर हिस्सा है, और इसके कमजोर हिस्सा इस सेंस में कि यहाँ मल्टी एथनिक लोग रहते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टाइप आबादी बढ़ गई है, और इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये हमारे लिए एक सेंसिटिव जगह बन जाती है। बिल्कुल। अब कुछ जगहों पे बजोरे शमशीर मैं कहूंगा जब इसको दबाया जा रहा है तो यकीनन वो स्पिल आउट होते हैं दाएं बाएं, और वहां जाके वो इस तरह की हरकत करते हैं, और इस सॉफ्ट वैली में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट को हिट करना चाहते हैं, क्योंकि टेररिज्म का मतलब ही है दहशत फैलाना। जहां हीट फील हो, हमें महसूस हो कि कुछ हुआ है, तो महसूस तो हुआ है बड़े शदीद तरीके से, और इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ घंटों में। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, कहां से आए, किन किन लोगों ने किया, इनका रूट क्या था। अब इसमें बाज़ औक़ात इस किस्म के भी मामलात आ जाता है कि जी पहले क्यों नहीं पता होता है। 99 जो बच्चा रोके हैं इस तरह के इकदामात, चूंकि वो रोके जाते हैं, उनको प्रोपोगेट नहीं किया जाता है, जो हो जाता है वो सामने आ जाता है, तो वो जो हो जाता है वो डिस्कशन में आ जाता है, जो रोक लिए जाते हैं वो डिस्कशन में नहीं आते। हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये हमारा एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, हमारा बिजनेस हब है, हमारी शहर है, हमारी पोर्ट्स इधर है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। गवर्नमेंट का तो वहां पता नहीं रोल सिवाय एक चीज जो और कोई है कि नहीं है, लेकिन ये कि एजेंसीज बिल्कुल हीट फील हुई है, और इस हीट को फील करते हुए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, जल्दी इंशाल्लाह मीडिया पे सामने आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम इस वक्त इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बहुत मुतहर्रिक हैं और बड़ी इज्जत भी हमें मिल रही है। ये जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी है जिसमें बैरूनी अनासर मुलव्वस होते हैं, अगर हम इस पर पूरी तहकीकात के बाद कायदा एविडेंस के साथ इंटरनेशनल उन्हीं फोरम्स के ऊपर इसको हाईलाइट करें, और क्या हम पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? जिस तरह इंडिया हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करता है, अगर हम बाकायदा सबूतों के साथ इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी तीसरा हो, हम उनके ये आश्कार करें वहां पे, तो वो ज्यादा बेहतर ना होगा? ये जी बिल्कुल, इसके ऊपर पहले भी काम किया जा चुका है। अभी पिछले 2-4 महीनों में जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे थे, तो इंटरनेशनल फोरम पे एक पूरा डोजियर पेश किया गया कि हमारे पास ये सबूत हैं, ये मामलात हैं, और इस तरह हम कोई हवा में नहीं इतना बड़े एक्शन कर रहे, हमारे पास मुकम्मल एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, और वो एविडेंसेस पे बेस्ड करके अफगानिस्तान इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ इंडिया, उसकी एक प्रॉक्सी बनता जा रहा है। और उसकी प्रॉक्सी बनने के लिए ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, या तो गवर्नमेंट का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो बर्मला इसका इजहार करें ताकि हम हैंडल करें। हमने तो अपना बॉर्डर एक बेल्ट हैंडल करनी है ना,
और अगर उनका कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के इसका साथ दे रहे हैं और प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में बातचीत भी हुई और फिर आपने देखा कि कुछ डेलीगेशन भी आए, एक्सचेंज भी हुई बातों की, यूएन भी इन्वॉल्व हुआ। तो ये भी यकीनन इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको जो सब बताऊं कि हमारे अंदर जो चेंज पिछले 2-4 सालों में आई है, हम इम्पल्सिव या रिएक्टिव फॉरेन मोड में नहीं आ जाते। हम अब चीजों को अच्छा प्रूडेंट तरीके से उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, उसको समझना, सोचना और फिर डिसीजन मेकिंग करना। और जब एक दफा डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल किया।